नमस्कार आप सभी को। तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर। तो साथियों, हमारे ये चैनल जो इकोनॉमिक्स को लेकर डेडिकेटेड है, हम इस चैनल के ऊपर UGC नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट और इसके अलावा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी सभी तरह की अपडेट्स इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो आज का जो है हमारा ये वीडियो है, ये जो हमने UGC नेट इकोनॉमिक्स जो अपने PYQs की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, ये उसी सीरीज़ में आज का अपना लेक्चर है। तो हम ज़्यादा समय न लगाते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारे 6 पार्ट हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग समग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, बेसिकली जो पब्लिक गुड्स है, उनकी जो बाजार मांग है वो समग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कि क्या क्या किया जाता है, सबका योग निकाला जाता है, सबको जोड़ के उनको निकाला जाता है। क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए है निःशुल्क वस्तुएं होती हैं, ऑप्शन बी है उनकी पूर्ति असीमित होती है, ऑप्शन सी है उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होता, या ऑप्शन डी है उनका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होता। देखो, सार्वजनिक वस्तुओं की जो बाजार मांग है वो समग्र योग होता है। मीन्स क्या है कि वो सबका योग है भाई, ठीक है। कि मान लीजिए जैसे एक बंदे की ये डिमांड है, दूसरा बंदा मान लीजिए कि ये डिमांड करता है, और इसके बाद क्या होता है, इनका जब सबका जोड़ हम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए कि ZA है, ये ZB ही, ये ZA क्या हो जाएगी, कुल डिमांड हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम सार्वजनिक वस्तुओं की बात करें तो सार्वजनिक वस्तुएं कैसी वस्तुएं होती है? ये पहली बात तो नॉन एक्सक्लूडेबल, ये अपनी गुड्स होती हैं, ठीक है। और दूसरा ये नॉन राइवलरी होती है भाई, नॉन राइवलरी होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मीन्स क्या है कि इनको वो लोग भी कंज्यूम कर सकते हैं जो लोग क्या है, जो लोग इनके लिए पे नहीं कर रहे। और नॉन राइवलरी का मीन्स क्या है कि अगर एक बंदे ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए इसकी कंजम्पशन कम नहीं होती। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होता भाई, कोई भी उनका प्रतिरोधी नहीं होता, यानी कि कोई भी उनका राइवल नहीं होता। मान लीजिए कि कुछ ऐसा नहीं होता कि ए बंदे ने उस चीज़ को कंजम्पशन कर लिया तो वो बी के लिए कम हो जाएगी, ठीक है। लाइक हम बात कर सकते हैं जो अपना डिफेंस गुड है वो क्या है, वो अपनी एक पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक या श्रेणी में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मेल बैठाइए, यानी कि हमें क्या करना, समूह 1 को समूह 2 के साथ मैच करना है। एक साइड थ्योरीज दे रखी हैं और दूसरी साइड अपने कुछ इकोनॉमिक्स के नाम दे रखे हैं। तो ए दे रखा 4 उपभोक्ता अधिक्य, बी दे रखा भेदात्मक लगान, सी दे रखा प्रवेश निषेध मूल्य, और डी दे रखा मजबूत क्रमबद्धता। दूसरी साइड जो इकोनॉमिक्स दे रखे हैं, एक दे रखा डेविड रिकार्डो, सेकंड दे रखे JR हिक्स, थर्ड दे रखे PS सैमुअल्सन, फोर्थ दे रखे JS बेन, और फिफ्थ दे रखे R माल्थस। तो इसके ऑप्शन शायद नहीं आ पाए, तो कोई नहीं, हम यही मैच करते हैं। तो सबसे पहले जो 4 उपभोक्ता अधिक्य है, ये जो 4 उपभोक्ता अधिक्य का जो कंसेप्ट दिया है ये बेसिकली JR हिक्स ने दिया, यानी कि फर्स्ट को हम सेकंड के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद बात आती भेदात्मक लगान की। तो भेदात्मक लगान है ये बेसिकली अपना डेविड रिकार्डो का कंसेप्ट है, तो सेकंड को हम फर्स्ट के साथ मिला देंगे। उसके बाद आती प्रवेश निषेध मूल्य की। जो ये प्रवेश निषेध मूल्य है ये बेसिकली बेन का मूल्य, ठीक है। यानी कि हम जो कोई भी फर्म है या कोई भी इंडस्ट्री है वो ऐसा कौन सा प्राइस डिसाइड करेगी जिससे क्या हो कि कोई भी मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नई फर्म एंट्री ना कर पाए। उसके बाद आती है मजबूत क्रमबद्धता की, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की, जो PS सैमुअल्सन का अपना कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा अपना सेकंड, बी का हो जाएगा अपना फर्स्ट, अच्छा सी का हो जाएगा अपना फोर्थ, और डी का हो जाएगा अपना थर्ड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मार्शल के मांग वक्र को प्रगटित अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो प्रगटित अधिमान यानी कि जो अपनी रिवेल्ड प्रेफरेंस है, रिवेल्ड प्रेफरेंस की थ्योरी की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, जो मार्शल का मांग वक्र उसको हम प्राप्त कर सकते हैं यदि निम्नलिखित में से किसी एक की उपेक्षा की जाए। ऑप्शन ए है मूल्य प्रभाव, ऑप्शन बी है आय प्रभाव, सी है प्रतिस्थापन प्रभाव, और डी है मांग प्रभाव। यानी कि हम रिवेल्ड प्रेफरेंस के अंदर से कौन सा इफेक्ट या कौन सा प्रभाव घटाएं कि अपना मार्शल का मांग वक्र निकल के आ जाए, ठीक है। पहले क्या होते हैं, हम 3 टाइप के जो इफेक्ट पढ़ते हैं। जो एक होता है अपना प्राइस इफेक्ट, वो किसके बराबर होता है, अपना इनकम इफेक्ट,
प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी दोनों इफेक्टों का जोड़ अपना क्या होता है, फाइनली प्राइस इफेक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आय प्रभाव। आय प्रभाव क्यों? क्योंकि जो अपनी रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी ने इन तीनों इफेक्ट की बात की है, यानी कि वो प्राइस इफेक्ट को भी लेके चले हैं, इनकम इफेक्ट को भी लेके चले और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी लेके चले हैं। लेकिन जो अपने मार्शल महोदय थे, मार्शल महोदय ने क्या किया था, उन्होंने आय प्रभाव को नेग्लेक्ट कर दिया था। आय प्रभाव को, यानी कि उन्होंने जो अपना डिमांड की थ्योरी दी, डिमांड की थ्योरी में क्या कर दिया था, उन्होंने आय प्रभाव को कंसिडर नहीं किया था, उनको उसके अंदर मतलब उसकी स्टडी नहीं की थी, क्योंकि वो ये मानते थे कि भाई जो आय प्रभाव है, वो आय का जो प्रभाव वो बहुत कम पड़ता है और बहुत कम मात्रा में पड़ने की वजह से वो डिमांड के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। तो इस वजह से उसने क्या कर दिया था, इसको मतलब ना के बराबर मान्य था, आय प्रभाव को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था। तो जो अपने मार्शल का इफेक्ट, जो मार्शल का डिमांड है, तो मार्शल की जो डिमांड की थ्योरी के अंदर सिर्फ हम प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। तो आता है, अगर हम क्या करते हैं, रिवेल्ड प्रेफरेंस के अंदर से इनकम इफेक्ट को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्शल का डिमांड की जो अपनी थ्योरी है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यदि दो वस्तुएं अनुपयुक्त प्रतिस्थायी हैं तो तटस्थ वक्र, यानी कि अनुपयुक्त प्रतिस्थायी का मीन्स क्या है कि वो मतलब प्रतिस्थायी नहीं है, वो प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो कम्प्लीमेंट्री है दोनों गुड्स। तो ऑप्शन ए है एक सीधी रेखा होगा, ऑप्शन बी है सीधी रेखा के समीप होगा, सी है समकोण के समीप होगा और डी है ऊपर की ओर झुकता हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं या जो अपनी पूरक वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुओं के केस में बेसिकली हमें बताना है कि अपना जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस टाइप का होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाई समकोण के समीप हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं पूरक वस्तुओं के केस में इंडिफरेंस कर्व की, तो उसकी शेप एल आकार की होती है। ठीक है, अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का अपना ये कर्व बनेगा। ठीक है, यहाँ हमें एक्स गुण ले लेते हैं या हम वाई गुण ले लेते हैं, तो कुछ कुछ क्या होगा अपना यो इस टाइप का अपना कर्व बनेगा भाई। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, सिर्फ हम यहाँ तक उसका डिमांड कर देंगे, इसके बाद इस चीज़ की डिमांड नेगलेक्ट हो जाएगी भाई, यहाँ यही हाल इसका है। तो कुछ इस शेप का क्या रहेगा अपना एक कर्व रहेगा। बेसिकली हम इसको एल शेप का भी बोल सकते हैं या समकोण के समीप भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दिए गए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल परिव्यय प्रतिबिंबित होता है। यानी कि अगर हमें मूल्य दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग उपलब्ध साधन आगत, यानी कि जो अपनी फैक्टर इनकम है, पर कुल परिव्यय प्रतिबंधित होता है। किसके द्वारा हम कुल परिव्यय को दिखाते हैं या शो करते हैं। ऑप्शन ए है समागम रेखा द्वारा, ऑप्शन बी है समलागत रेखा द्वारा, ऑप्शन सी है समुत्पत्ति रेखा द्वारा या ऑप्शन डी है उत्पत्ति संभावना वक्र द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समुत्पत्ति रेखा द्वारा। यानी कि क्या है, अगर हमें हमारे पास मूल्य भी दे दिए गए हैं और मूल्य के साथ साथ हमें क्या कर दिए गए, साधन आगत भी दे दिए गए हैं, तो हम समुत्पत्ति रेखा के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने कुल परिव्यय को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सम उत्पत्ति रेखा है, और सम उत्पत्ति रेखा के साथ साथ हम सम उत्पादन वक्र की भी यहाँ बात करते हैं। यानी कि जो सम उत्पादन वक्र जिसको हम आइसोक्वांट कर्व भी कहते हैं। आइसोक्वांट कर्व का मीन्स क्या है कि ये एक प्रोड्यूसर साइड से उन मतलब ऐसे संयोगों को दर्शाता है जहाँ पर क्या होता है उत्पाद मतलब जो उत्पादक है वो दो मतलब फैक्टर्स को प्रयोग करके एक मतलब ऑप्टिमम वहाँ से उत्पादन वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो होता है वो मतलब उत्पादक का जो चुनाव है वो तटस्थ रहता है। अगर हम इसकी शेप करें, आइसोक्वांट के कर्व की शेप की बात करें, तो कुछ इस टाइप का अपना, जैसे हमने आइसो जो अपने क्या है जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े हैं उसी टाइप से हमारा आइसोकोस्ट कर्व भी अपना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर अपना लेबल लेते हैं या हम कैपिटल लेते हैं, यानी कि इन दोनों के संयोग से वो क्या करता है, वो वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द्विआधिकार के यानी कि ड्यूओपोली के स्टैकलबर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो प्राप्त होगा। यानी कि अनुगामी होकर, यानी कि जो अपना स्टैकलबर्ग का मॉडल है, जब हम ओलिगोपोली के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपना अलग अलग मॉडल दिया, तो वहाँ स्टैकलबर्ग का भी मॉडल है। ठीक है, तो स्टैकलबर्ग के मॉडल में बेसिकली क्या इन्होंने बात करके यदि दोनों अनुगामी हो, यानी क्या करें, यदि दोनों एक दूसरे का क्या अनुसरण करने वाले हो, कोई लीडर उनके अंदर हो ही ना, तो फर्म मतलब कैसे हल पर पहुँचेगी या क्या हल में प्राप्त होगा। ऑप्शन ए है क्रोनो का हल, ऑप्शन बी है विक्रेताओं के मध्य मूल्य युद्ध, ऑप्शन सी है संतुलन की स्थिति या ऑप्शन डी विक्रेताओं के मध्य 60 गांठ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रेताओं के मध्य मूल्य।
यानी कि जो स्टैकलबर्ग है, स्टैकलबर्ग के मॉडल में ये माना जाता है कि एक क्या करेगा, एक फर्म लीडर की तरह चलेगा और दूसरा उसका अनुयायी की तरह चलेगा। लेकिन यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि यदि दोनों फर्म अनुयायी की तरह ही काम करेंगे, अब देखो यदि दोनों फर्मों ने अनुयायी की तरह ही काम किया तो अनुयायी की तरह ही काम करने से दोनों फर्मों को क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, तो दोनों फर्मों के मध्य मूल्य युद्ध क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने बी का रिएक्शन करो, ये अपने ए का रिएक्शन करो, ठीक है। तो दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, कीमत युद्ध हो जाएगा। हर कोई ये चाहोगा कि मैं क्या करूं, मैं मतलब ज़्यादा क्या करूं, मतलब भी ज़्यादा मूल्य में वसूल करूं या प्रॉफिट में अपना ज़्यादा मैक्सिमम कर पाऊं, और अंततः क्या होगा, फिर दोनों के मध्य मूल्य का एक युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। और फिर फाइनली इक्विलिब्रियम कहाँ स्टार्ट होगा, जहाँ दोनों का रिएक्शन करो क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये काटेगा ठीक है। तो इस प्रकार राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रगटित अधिमान सिद्धांत की पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। यानी कि जो प्रगटित अधिमान सिद्धांत अपना रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, उस रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी से पहले भी हमारे कुछ सिद्धांत थे, तो उन सिद्धांतों के अंदर कुछ अच्छाई है। वो अच्छाई किस वजह से है कि वो किसके बिना उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है उपयोगिता के, ऑप्शन बी है उपभोक्ता की आय के, ऑप्शन सी है उपभोक्ता अधिमानों के, या ऑप्शन डी है विवेक मान्यता के। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उपयोगिता के। यानी कि जो अपना ये रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, बेसिकली रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर क्या की, ये रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दिया था, ये सैमुअल्सन ने दिया था। पहली बात तो कब दिया था, 1948 के अंदर दिया था अपना। तो जो रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी था, प्रकटित अधिमान सिद्धांत था, इसी के अंदर क्या किया था इन्होंने, जो सैमुअल्सन महोदय थे, सैमुअल्सन महोदय ने उपभोक्ता के वास्तविक व्यवहार को क्या किया था, स्टडी किया था। ये जो उसका रियल बिहेवियर उसके ऊपर ही किया था, ये आधारित था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो मतलब अपने इंडिफरेंस करो थे, इंडिफरेंस करो का क्या किया था, इंडिफरेंस करो का यूज़ करने के साथ साथ क्या किया था, उपयोगिता के बिना यानी कि बगैर यूटिलिटी का प्रयोग किए संख्यात्मक और क्रमवाचक माप को विश्लेषण में मतलब लाने के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, जो उनका अधिमान है या जो उनकी प्रेफरेंस है उसको व्यक्त करने का इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन उपलब्ध किसी एक वस्तु के उपभोग की मात्राओं में एक सवरीय रूप में वृद्धि कर रहा है, यह उपयोगिता फलन सदैव ही होगा। यानी कि किसी भी जो उपभोक्ता, उस उपभोक्ता का जो उपयोगिता फलन है उपलब्ध है, यानी कि जो उपयोगिता फलन दे रखा है, उसके अंदर किसी एक वस्तु के उपभोग की मात्राओं में एक सवरीय रूप से वृद्धि कर रहा है, यानी कि उपभोग की एक मात्रा में वो कंटिन्यूटी तरीके से वृद्धि कर रहे हैं। तो ये उपयोगिता फलन मतलब किस टाइप का होगा। ऑप्शन ए है एक नतोदर फलन होगा, ऑप्शन बी है एक दृढ़ता अर्ध नतोदर फलन होगा, ऑप्शन सी है एक दृढ़ता नतोदर फलन होगा, और ऑप्शन डी है एक रेखीय फलन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक रेखीय फलन होगा। यानी कि क्या है, अगर कोई एक अपना उपभोक्ता है और उसका जो हमें उपयोगिता फलन है वो उपलब्ध है, तो अगर वो किसी भी एक वस्तु की मात्राओं में एक सवरीय रूप से वृद्धि कर रहा है, तो इट मीन्स उसका जो उपयोगिता का फलन है या जो उसका यूटिलिटी फंक्शन है, वो यूटिलिटी फंक्शन किस टाइप का होगा, एक रेखीय फलन होगा, ठीक है। यानी कि वो एक लीनियर फंक्शन होगा भाई। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पुनः कथन है, यानी कि मतलब किससे रिलेटेड है भाई मुद्रा परिमाण सिद्धांत का पुनः कथन। तो ऑप्शन ए का ब्याज दर सिद्धांत, बी है आय निर्धारण सिद्धांत, सी है मुद्रा मांग का सिद्धांत, और डी है उपभोग मांग का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, मुद्रा मांग का सिद्धांत। यानी कि जो मुद्रा परिमाण का सिद्धांत है वो किसका पुनः कथन है, वो मुद्रा मांग के सिद्धांत का ही पुनः कथन है, ठीक है। ये बेसिकली जो अपना मुद्रा मांग का सिद्धांत है, ये जो इसका पुनर्कथन दिया था मुद्रा परिमाण का सिद्धांत, ये अपने फ्रीडमैन साहब ने दिया था भाई, फ्रीडमैन ने दिया था, ठीक है। अगर हम फ्रीडमैन साहब की बात करें तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या थे, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोफेसर थे, और वहाँ इन्होंने जो ये मुद्रा का मांग सिद्धांत था इसको दोबारा दिया था, जिसको नाम दिया था उन्होंने रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी, यानी कि जो क्वांटिटी थ्योरी की रीस्टेटमेंट दोबारा उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो उसके बारे में इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर बताया था मनी डिमांड के बारे में एक नई तरीके से या एक दोबारा स्टेटमेंट करते हुए भाई। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन संभाव्य उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा क्या नहीं है, संभाव्य उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए का पूंजी विस्तार,
बी है श्रम विस्तार, सी है टेक्नोलॉजी में सुधार और डी है मौद्रिक व्यवस्था में सुधार। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर नहीं है जो क्या नहीं कर रहा, जो उत्पादन वृद्धि में मतलब अपना कंट्रीब्यूशन विशेष रूप से नहीं देगा या उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौद्रिक व्यवस्था में सुधार। क्योंकि अगर पूंजी विस्तार होगा किसी भी कंट्री के अंदर या श्रम के अंदर विस्तार होएगा या वहाँ की टेक्नोलॉजी में सुधार होगा, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट होएगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ जिस भी मतलब गुड्स को लेकर पर्टिकुलर या जिस भी चीज़ को लेकर पर्टिकुलर हमने वृद्धि की है उसके अंदर क्या होगा, उसके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। लेकिन मौद्रिक व्यवस्था का यहाँ क्या है, मौद्रिक व्यवस्था का यहाँ डायरेक्ट रूप से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विवेकशील प्रत्याशा संकल्पना की मान्यता से यह परिणाम निकलता है। यानी कि जो अपनी विवेकशील प्रत्याशा की संकल्पना उसकी मान्यता से क्या निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन ए है अधिकांश बेरोजगारी स्वैच्छित है, ऑप्शन बी है मौद्रिक नीति अल्पकाल में कार्य कर सकती है, ऑप्शन सी है राजकोषीय नीति अल्पकाल में कार्य कर सकती है, या ऑप्शन डी है समस्त नीति पूर्वानुमेय नीतियाँ निष्प्रभावी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, कि जो समस्त नीति पूर्वानुमेय नीतियाँ निष्प्रभावी हैं। मीन्स क्या कि विवेकशील प्रत्याशा संकल्पना क्या कहा है कि अगर हमें किसी भी नीति के बारे में पहले ही पता चल जाता है या लोग क्या कर लेते हैं, किसी पॉलिसी को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो अगर कोई पॉलिसी पहले ही प्रेडिक्ट कर ली तो वो क्या हो जाएगी, वो निष्प्रभावी हो जाएगी भाई। यानी कि गवर्नमेंट या जो आरबीआई है, गवर्नमेंट जिस इनिशिएटिव को लेके वो पॉलिसी गवर्नमेंट लागू करना चाहती थी, अगर लोगों को पहले ही पता लग गया कि पॉलिसी इस प्रकार काम करने वाली है तो क्या नहीं होगी, वो पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी भाई। ठीक है, यानी कि लोग उसको एंटिसिपेट कर लेंगे भाई, पहले लोग पता कर लेंगे भाई पॉलिसी किस टाइप की है। तो अगर लोगों ने पहले ही पता कर लिया पॉलिसी किस टाइप की है तो जिस वजह से वो क्या नहीं होगी, फिर पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी, पॉलिसी के अंदर इनइफेक्टिवनेस आ जाएगी भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा उसे समझा जाएगा। ऑप्शन ए है संरचनात्मक रूप से बेरोजगार, ऑप्शन बी है घर्षणात्मक रूप से बेरोजगार, ऑप्शन सी है अल्प रोजगार, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा भाई, ये तो आदमी क्या है, ये तो आदमी काम की तलाश ही नहीं कर रहा ना। क्योंकि हम बेरोजगार किसको मानते हैं, पहली बात वो बंदा क्या होना चाहिए भाई, उसकी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा क्या, वो काम करने के योग्य होना चाहिए, वो एबल भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या है, वो काम की तलाश ही नहीं कर रहा है, यानी वो इच्छुक ही नहीं है। अगर वो इच्छुक ही नहीं है तो उसको हम क्या नहीं, मतलब बेरोजगारी की किसी भी कैटेगरी के अंदर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। इट मीन्स क्या है कि वो तो भाई स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार है भाई, वो तो अपनी मर्जी का नौकरी नहीं करना चाह रहे। तो इट मीन्स अपना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक वित्तीय बिचौलियों की सबसे बड़ी श्रेणी है, अन्य है। यानी कि एक तो जो अपना व्यापारिक बैंक है वो क्या है, वो वित्तीय बिचौलियों की सबसे बड़ी श्रेणी भी है। उसके अलावा वो क्या है भाई यार, उसके अलावा कौन है जो क्या करते हैं, जो वित्तीय बिचौलियों की मतलब एक श्रेणी के अंदर आते हैं या वित्तीय बिचौलियों का काम करते हैं। ऑप्शन ए है जीवन बीमा कंपनियाँ, ऑप्शन बी है पेंशन कोष, ऑप्शन सी है बचत एवं ऋण संस्थाएं, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, उपरोक्त सभी। यानी कि जो अपने कॉमर्शियल बैंक है, जो वित्तीय बैंक है, वो तो वित्तीय बिचौलियों का काम करते ही करते हैं। यानी कि वो क्या है, वो कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्या करते हैं वो भाई, वो अपनी धन जमा करते हैं, इसके साथ साथ वो हमें उधारी देते हैं। उसके अलावा वो क्या करते हैं, वो चेकों का संग्रहण भी करते हैं, वो भुगतान के लिए भी क्या करते हैं, हमें मतलब हमारी साइड से वो पेमेंट करते हैं किसी अदर पार्टी को। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, वो एक सबसे बड़ी श्रेणी है जो वित्तीय बिचौलियों का रोल प्ले करा है। यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा वो बैंक को अंदर दे आता है, जिसको नीड है वो बैंक से ले लेता है, यानी कि वो बिचौलिए का काम करा है। तो उसी टाइप ये भी कुछ संस्थाएं जैसे अपनी जीवन बीमा कंपनियाँ हैं भाई, जैसे अपनी जो LICs वगैरह हैं, या अपने जो पेंशन कोष है, जो पेंशन फंड होते हैं अपने, या बचत एवं ऋण की जो संस्थाएं, ये सारी संस्थाएं भी क्या करती हैं, वित्तीय बिचौलियों का ही रोल प्ले करती हैं भाई। तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रिजर्व अनिवार्यता में वृद्धि से, यानी कि अगर रिजर्व जो अनिवार्यता जो RBI क्या करता है, एक रिजर्व एक मतलब मिनिमम वो रखता है भाई, रिक्वायर्ड कि आपको रिजर्व रखना ही रखना है, अगर उसमें वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा। वित्तीय मध्यस्थता की लागत में वृद्धि होती है, वित्तीय मध्यस्थता की लागत में लाभ में वृद्धि होती है, वित्तीय मध्यस्थता के परिणाम में वृद्धि होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा भाई।
वित्तीय मध्यस्थता की लागत में वृद्धि होती है। यानी कि अगर रिजर्व अनिवार्य में वृद्धि होगी कि मान लीजिए कि रिजर्व अनिवार्य 100 रुपये था, अब क्या हो गया, अब 200 रुपये हो गया, तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो वित्तीय मध्यस्थता, जो वित्तीय बिचौलिए हैं, या अगर हम बात कर सकते हैं जो अपने कॉमर्शियल बैंक की वित्तीय बिचौलियों का काम करते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक के लिए क्या हो जाएगा, ऋण देना महंगा हो जाएगा भाई, क्योंकि उनके पास कम पैसा बचेगा तो इट मीन्स वो कम पैसा ऋण पे दे पाएंगे, और अगर कम पैसा है तो इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, हाई होगा, उनके पास पैसा कम है लेकिन लेने वाले ज़्यादा आएंगे, तो क्या होगा, जो उसकी लागत में बढ़ जाएगी भाई, लागत में वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि कोई मांग अथवा पूर्ति प्रघात नहीं है तो, यानी कि अगर कोई मांग और पूर्ति प्रघात नहीं तो उस वहाँ पर अपना क्या होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक मुद्रा प्रसार लगभग शून्य तक गिर जाएगा। ऑप्शन बी है वास्तविक मुद्रा प्रसार अपेक्षित दर से नीचे गिर जाएगा। सी है वास्तविक मुद्रा प्रसार अपेक्षित दर से ऊपर हो जाएगा, या डी है वास्तविक मुद्रा प्रसार अपेक्षित दर के बराबर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भाई, वास्तविक मुद्रा प्रसार मुद्रा अपेक्षित दर के बराबर होगा। यानी कि यदि कहीं पर भी क्या है, जो अपनी मांग और पूर्ति के अंदर प्रघात नहीं है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो अपना रियल मुद्रा का जो प्रसार है और जो अपेक्षित दर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे भाई। ठीक है, यानी कि जो रियल मुद्रा का अपना प्रसार है इज इक्वल टू जो अपेक्षित दर है, अपेक्षित दर के वो बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि तृणमूल नियोजन से अर्थ है, यानी कि तृणमूल, यानी कि अगर हम नियोजन की बात करते हैं तो क्या होता है, एक अपना सेंट्रलाइजेशन होता है और एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि पावर का बंटवारा, अलग अलग सत्रों के अंदर पावर का बंटवारा, तो यहाँ हमें क्या पूछ रखा है, तृणमूल नियोजन के बारे में पूछ रखा है। ऑप्शन ए है पंचायती राज, बी है भू राजस्व पद्धति, सी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, या डी है क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को महत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, पंचायती राज। यानी कि तृणमूल नियोजन का मीन्स क्या है कि पंचायती राज। पंचायती राज का मीन्स क्या है कि पहले क्या होता, जैसे जो अगर हम पावर के बंटवारे की बात करते हैं तो एक अपना सेंट्रल लेवल पे पावर है, उसके बाद अपना स्टेट लेवल पे पावर है। ये क्या है, ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भाई, पावर को बांट दिया गया, ना सारी पावर इनके पास, ना सारी इनके पास। लेकिन फिर क्या हुआ, जब 1957 में बलवंत राय मेहता की कमेटी बनाई गई, तो बलवंत राय मेहता की कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया कि हमें विकेंद्रीयकरण को या डिसेंट्रलाइजेशन को और भी बढ़ाना चाहिए, और सेंटर और स्टेट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमें लोकल बॉडी भी बनानी चाहिए, लोकल लेवल पर भी क्या करना चाहिए, हमें पावर को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जो अपना क्या हुआ था, जो अपना 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुए, तो उन संवैधानिक संशोधनों के बाद क्या किया गया, मतलब अपने ग्राम जो मतलब अपने लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी और अपने ग्राम पंचायत बनाए गए। तो उस वही किससे रिलेटेड है, वही तृणमूल नियोजन से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि सोलो के मतानुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समृद्धि की दर बराबर होती है हेरोड के। इनकी अगर सोलो का ये अब जब हम ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो ग्रोथ मॉडल में जो सोलो का मॉडल है वहाँ पर यदि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसकी दीर्घकालीन जो समृद्धि की दर वो बराबर होती है हेरोड की किस वृद्धि के। क्योंकि हेरोड ने भी क्या, हेरोड ने 3 टाइप की वृद्धि दी है, एक अपनी एक्चुअल ग्रोथ दी है, एक अपनी वारंटेड ग्रोथ दी है और एक अपनी नेचुरल ग्रोथ दी है। तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक समृद्धि, ऑप्शन बी है आश्वासित समृद्धि, सी है वास्तविक समृद्धि और ऑप्शन डी है तकनीकी समृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, प्राकृतिक समृद्धि दर। यानी कि जो सोलो के मतानुसार जो कोई भी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है उस एक डेवलप्ड इकोनॉमी की जो दीर्घकालीन समृद्धि है वो हेरोड की प्राकृतिक समृद्धि दर यानी कि जो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है उसके वो बराबर होगी। नेचुरल ग्रोथ रेट का मीन्स क्या है कि जो क्या है, जो कोई भी एक इकोनॉमी के अंदर क्या है, मतलब मैक्सिमम किस लेवल तक ग्रोथ हो सकती है, तो उस लेवल तक की ग्रोथ के बराबर क्या है, सोलो की दीर्घकालीन समृद्धि की दर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संतुलित विकास का अर्थ है, संतुलित विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सभी क्षेत्रों को आवंटित साधनों में समान वृद्धि, ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान प्रतिशत वृद्धि, ऑप्शन सी है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास और ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समान विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है,
यानी कि संतुलित विकास का अर्थ क्या है? संतुलित विकास का मीन्स है कि सारे के सारे क्षेत्रों में आवंटित साधनों में समान वृद्धि। यानी कि जिस भी क्षेत्र में क्या करते हैं, अगर हम बात करें संतुलित विकास की यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ की, तो ये बैलेंस्ड ग्रोथ का जो सिद्धांत अपना रोजिस्टिन रोडान साहब ने ये पहले प्रतिपादित किया था सबसे पहले। और रोजिस्टिन रोडान के बाद जो अपने आर्थर लेविस थे और जो रैगनार नर्कसे, ये जो अपने इकोनॉमिक्स थे, इन इकोनॉमिक्स ने क्या किया था, इस सिद्धांत को सपोर्ट किया था। तो बैलेंस ग्रोथ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अपने जो भी एक क्षेत्र यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं, हमें अगर उस इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है या उसको गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे क्षेत्रों के अंदर जो भी संसाधन हैं उनके आवंटन में समान रूप से वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी क्या करना पड़ेगा, हमें सारे के सारे क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सारे के सारे क्षेत्रों के ऊपर अपने संसाधन लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ क्षेत्रों के ऊपर लगा दें, कुछ क्षेत्रों को हम छोड़ दें। तो इस प्रकार राइट आंसर अपना ए हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाती है यदि प्रति व्यक्ति विनियोग, यानी कि पूंजी जो प्रति व्यक्ति पूंजी है वो कब घट जाती है। ऑप्शन ए है जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, प्रति व्यक्ति बचतों से अधिक है, या प्रति व्यक्ति बचतों से कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि जो अपनी प्रति व्यक्ति पूंजी है वो जब घट जाती है जब प्रति व्यक्ति जो विनियोग है वो जनसंख्या जो क्या है वो वृद्धि दर से कम हो जाती है। ठीक है, जब जनसंख्या वृद्धि दर से कम हो जाएगी तो उस टाइम पे अपना क्या हो जाएगा, अपना प्रति व्यक्ति पूंजी अपनी घट जाओगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, यानी कि जो अपना क्लासिकल मॉडल है, ग्रोथ का जो मॉडल है, विकास का जो मॉडल है, उसके अंदर जो अपनी सीमांत बचत प्रवृत्ति में अगर वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा फिर। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था उत्पादन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है स्थिर अवस्था उत्पादन विकास दर में वृद्धि करती है, ऑप्शन सी है स्थिर अवस्था प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि करती है, ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। यानी कि जो अपना क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है उसके अकॉर्डिंग अगर सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में अगर वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, जो अपनी प्रति व्यक्ति स्थिर अवस्था उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी, और जो स्थिर अवस्था प्रति व्यक्ति पूंजी है उसके अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी अपनी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक करके समझाने की इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने कहा कि यदि क्या है, यदि बचत प्रवृत्ति अधिक होगी तो इट मीन्स क्या है कि अधिक अपना लाभ होगा, अधिक लाभ होने के बाद अपना क्या होगा, निवेश अधिक करांगे भाई अपना। अगर निवेश अपना अधिक करांगे तो उससे फिर क्या होगा, उससे पूंजी का संचय, कैपिटल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा भाई। अगर पूंजी का संचय होगा तो उससे फिर क्या होगा, उससे भाई तकनीकी आओगी, मतलब बेटर तकनीक का हम यूज़ करेंगे। तकनीक के बाद क्या होगी, मजदूरी, मतलब मजदूरी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, तो उससे क्या होगा, फिर श्रम आपूर्ति, फिर लाभ, फिर स्थैतिक अवस्था। यानी कि इस प्रकार क्या रहेगा, इस प्रकार ये पूरा का पूरा सर्कल अपना काम करेगा भाई क्लासिकल्स का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता है। ऑप्शन ए है पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल, बी है पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा घटते हुए प्रतिफल, सी है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल तथा घटते हुए प्रतिफल, डी है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल तथा बढ़ते हुए प्रतिफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फलन की मान्यता की अगर हम बात करें तो उसकी मान्यता ये है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल तथा बढ़ते हुए सीमांत प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन कर पद्धति अधिक समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती है। यानी कि इनमें से कर का ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसी कौन सी पद्धति है जो क्या करती है, आय को समान करने की कोशिश करती है, समान आय के वितरण को प्रोत्साहन करती है। ए है परगामी, बी है प्रतिगामी, सी है अनुपातिक, या डी है प्रत्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रगामी, यानी कि जो क्या है, जो अपनी प्रोग्रेसिव टैक्स व्यवस्था है। प्रगामी या प्रोग्रेसिव टैक्स व्यवस्था किसको बोलते हैं भाई, जैसे जैसे इनकम में बढ़ोतरी होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, टैक्स में भी टैक्स की दर में बढ़ती रहेगी। जितनी इनकम बढ़ी उतना क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी टैक्स बढ़ता रहेगा। जिससे क्या होगा भाई, जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स को क्या कराया जाएगा, फिर गरीबों के लिए, मतलब गरीबों के लिए खर्च कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगी, आय में समानता आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपनी प्रगामी कर व्यवस्था वो कैसी है, वो समान आय वितरण को प्रोत्साहित करने वाली कर व्यवस्था होती है भाई अपनी। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लेफर वक्र
संबंध का अध्ययन करता है, यानी कि जो अपना लेफर करा हुआ वो किसके बीच के संबंध का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है कर दर तथा किराए के बीच, ऑप्शन बी है कर दर तथा व्यय के बीच, सी है कर दर तथा उपभोग के बीच, और डी है कर दर तथा कल्याण के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर दर तथा किराए के बीच, यानी कि जो अपना लेफर कर्व है वो बेसिकली उल्टे यू आकार का कर्व होता है भाई। और वो किसके बारे में रिलेशन बताता है, वो रिलेशन बताता है कर दर और कर आय के बीच में, कि जैसे जैसे क्या होगी, ये मान लीजिए कि कर से मिलने वाली आय है और ये कर की दर है, ठीक है। यानी कि एक टाइम तक जैसे जब कर की दर क्या होगी, बिल्कुल जीरो होगी, उस टाइम जो कर से मिलने वाली आय है वो भी जीरो होगी। और अगर कर की दर पूरा 100% होगी तो भी क्या हो जाएगी, जो कर से मिलने वाली आय है वो जीरो हो जाएगी। लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है तो कर से मिलने वाली आय बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद जब कर की दर बढ़ती है तो फिर उसके बाद क्या हो जाती है, जो कर से मिलने वाली आय है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजन होते हैं, जैसे अगर कर की दर जीरो है तो गवर्नमेंट के पास कोई कराया ही नहीं। अगर कर की दर 100% है तो लोग क्या चाहेंगे, लोग काम करना ही नहीं चाहेंगे भाई। लोग सोचेंगे कि जितना कमा रहे हैं वो तो गवर्नमेंट ही ले रही है, तो अपने पास कुछ बच ही नहीं रहा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी कर से मिलने वाली आय अपनी जीरो हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इस प्रकार अपना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तराधिकारी में प्राप्त धन पर कर उदाहरण है, यानी कि जो हमें धन उत्तराधिकार में मिला हुआ है या जो संपत्ति हमें अपने पूर्वजों से वारिस के तौर पे मिली है उस पर जो टैक्स लगेगा वो किस टाइप का टैक्स है। ऑप्शन है बिक्री कर, ऑप्शन बी है आय कर, ऑप्शन सी संपत्ति कर, या ऑप्शन डी है वैट कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति कर, यानी कि जो भी हमें उत्तराधिकार में मिला है उस उत्तराधिकार के ऊपर जो भी हमें कर लगता है उस कर को हम कैसा कर बोलते हैं, संपत्ति कर बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी क्या होते हैं, जो भी अपनी पुरानी पीढ़ी या जो अपने बड़े बुजुर्ग उनकी जो संपत्ति वो जब अपनी मृत्यु के बाद वो संपत्ति हमको दे के जाते हैं, तो जब हमारे पास संपत्ति आती तो अगर वो संपत्ति एक लेवल से अधिक होती है या एक मतलब मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा होती है तो क्या करती है गवर्नमेंट उसके ऊपर संपत्ति टैक्स लगाती है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस यही थे भाई अपने आज के क्वेश्चंस। तो आशा है, उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, आपकी तैयारी के अंदर इजाफा कर रही होंगी, काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा आपकी तैयारी में। वैसे भी एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है अब की बार यूजीसी नेट का, तो उम्मीद है भाई तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और आप तैयारी में और भी ज़्यादा क्या करेंगे, हमारी वीडियो तैयारी में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा। धन्यवाद।